बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पीपीएससी में। सबसे पहले ये फिनोमेना डिस्कवर किसने किया था, मैं उन पॉइंट्स का को बताऊंगा जो अक्सर जो एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं। तो ये फिनोमेना डिस्कवर किया था 1896 में हेनरी बेकरेल ने। ये उसके बाद यूरेनियम साल्ट को उसने यूरेनियम से ये चीज़ें डिस्कवर की थी। उसके बाद जो क्यूरी ने और उसके जो हस्बैंड है बेकरेल, उन्होंने किन किन एलिमेंट्स पे काम किया था, रेडियम और प्लोनियम पे काम किया था। उसके बाद रदरफोर्ड और क्यूरी ने जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा रेज डिस्कवर की थी 3 काइंड्स की, और उनको अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो लेबल किया था। अब ये तीनों रेज़ के थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं। अल्फ़ा रेज़ पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जो है वो जाती हैं। उसके बाद इनकी वेलोसिटी जो है वो लाइट का 1/10 है, 10वां हिस्सा, और ये ख़ुद ये हीलियम न्यूक्लियाई है। नेचर पे सवाल आ जाता होता है। और पेनिट्रेशन इनकी कम है, पेनिट्रेशन पावर इनकी एज़ कम्पेयर टू पेनिट्रेशन पावर में याद रखें जो मास वाली चीज़ें होती हैं ना, इनका मैस होता है, उनकी कम होती है, और चार्ज वाली चीज़ों की भी कम। इस तो अगर इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो पेनिट्रेशन गैमा रेज़ की ज़्यादा, उसके बाद बीटा क्योंकि उसका मास बहुत कम है, उसके बाद अल्फ़ा रेज़ आती है। तो पेनिट्रेशन पावर के उलट एक चीज़ होती है आयोनाइजिंग पावर। तो आयोनाइजेशन में जो अल्फ़ा जो है वो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग, क्योंकि जो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं ना कर सकता वो अपने रास्ते में आने वाले तमाम पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देता है। अब बीटा रेस की नेचर क्या है? बीटा रेस जो है वो डिफ्लेक्ट होती हैं टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और उनको जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बीटा रेज़ की। और गैमा रेज़ वो किसी की तरफ रिफ्लेक्ट भी नहीं होती और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, और इनकी जो वेवलेंथ है वो एक्स रेज से शॉर्टर होती है। ये मेन इनके पॉइंट याद रखने हैं आपने। उसके बाद रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था, और ये आपको मालूम होगा कि रदरफोर्ड का बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का। तो उसमें बेसिकली वो इन एलिमेंट्स की पेनिट्रेशन और रेंज को फाइंड कर रहा था। मसलन उसके लिए उसने बड़ी थिन फॉयल गोल्ड की इस्तेमाल की थी। गोल्ड इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हाई मेलिबल डक्टाइल है, तो इसकी जो है वो बड़ी थिन प्लेट बनाकर उसने अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ अल्फ़ा रेज़ गुजार के देख रहा था कि क्या पेनिट्रेशन पावर है, कितनी थिकनेस तक ये पेनिट्रेट कर जाती है। तो उस पर ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी उसने की थी। तो अब इसने जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ कि कौन कौन से जो उसने एलिमेंट डिस्कवर किए, तो इससे देखा था कोई भी जो जो एलिमेंट है वो पेरेंट न्यूक्लियाई जिसको हम कहते हैं, वो रेडिएशन निकाल कर अल्टीमेट लेड में चेंज हो जाता है जिसका मास 206 है। तो लेड तक तमाम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिके करते हैं लेड पे आके, क्योंकि लेड का एटॉमिक नंबर है 82। तो 82 से ऊपर जितने एलिमेंट हैं वो अपनी जो है वो रेडियो एक्टिव डिके शो करते हैं स्पॉन्टेनियस। यूरेनियम तक नेचुरल हैं सारे जो डिस्कवर हुए, उसके बाद सिंथेटिक बनाए गए हैं। अब डिटेक्शन मेथड, इस पे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था जीएम काउंटर में से। ज़्यादा 2 मशहूर जो मेथड हैं वो विल्सन क्लाउड है और जीएम काउंटर है। बहरहाल पहला मेथड है ब्लैकनिंग ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट। सिंपल फोटोग्राफिक प्लेट रख के आप देख सकते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो कितनी न्यूक्लियर रेडिएशन निकाल रहा है, तो उसमें जो है वो फॉगिंग प्रोड्यूस होगी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितनी ब्लैकनिंग आए, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैकनिंग, तो पता चलेगा कि उतने जो रेडिएशन निकली हैं। तो इसका इंडिकेशन है कि फॉगिंग और ब्लैकनिंग आ जाती है फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। सेंटिलेशन मेथड में
रदरफोर्ड ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था। तो इसमें भी एक लगाएं फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर देते हैं, और जब कोई रेडिएशन जो रेडिएक्टिव डिके के नतीजे में अल्फ़ा बीटा गैमा उस वॉल ऑफ ट्यूब के साथ टकराती है, तो जिंक सल्फाइड की कोटिंग से वो फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो पैदा करती है। तो फ्रॉम 50 to 200 flashes of light can be seen, each one cast by separate alpha particle, beta और gamma rays, और इससे फ्लोरीसेंस भी पैदा होती है, और लेकिन बहुत कम होती है। तो ये भी सिंपल सा है, एक सेंटिलेशन मेथड जिसमें एक सिंपल एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग से हम जो है वो टकरा कर चेक करते हैं। स्पेंथेरोस्कोप कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। ये नाम वगैरह अच्छी तरह नोट कर लें। उसके बाद विल्सन क्लाउड चैम्बर है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने दो जो मेथड बताए हैं इनमें से ज़्यादा आने का चांस होता है। तो ये 1911 में जो है वो डिस्कवर हुआ है। इसमें बेसिकली है अल्फ़ा बीटा गैमा का पाथ देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल टू डिटेक्ट डिफरेंट। अब इसमें बेसिकली होता ये है कि अल्कोहल के वेपर हम इस्तेमाल करते हैं, और सैचुरेटेड इन्वायरमेंट होता है अंदर का। जब इसमें से कोई जो है वो रेडिएशन गुज़रती है, तो वो जिस जिस पाथ से गुज़रती है वो उस जगह जो भी चीज़ मौजूद है उसको, यानी एयर या गैसेस मालिक्यूल को आयोनाइज़ करती जाती है। तो उस आयोनाइज्ड पार्टिकल्स पर अल्कोहल वेपर जब इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो वो एक रास्ता बन जाता है जो कि बताता है कि यहाँ से आयोनाइजिंग रेडिएशन गुजरी है। तो इसमें से एक तो आपको चीज़ पूछी जा सकती है कि इसका मेन पर्पस क्या है, पाथ है। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड इन्वायरमेंट किस चीज़ का, अल्कोहल का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ट्रैक वगैरह के लिए प्रिंसिपल क्या है, आयोनाइजेशन होती है जिस पर अल्कोहल पार्टिकल हो जाते हैं इकट्ठे। तो ये पूरा फिनोमेना बताया भी गया है। व्हेन द स्पेस अबव द पिस्टन बिकम सैचुरेटेड with the vapor of alcohol, the piston is pulled suddenly downward, the sudden expansion causing cooling। तो ये कूलिंग की वजह से जो गुजर रही होती है ना आयोनाइजिंग रेडिएशन, तो वो फोग उस जगह पे प्रोड्यूस हो जाती है। तो मसलन ये एक चैम्बर है ना, तो जब आपने इसका पिस्टन ऊपर को किया तो जो होती है कंप्रेस्ड को गैस या वेपर्स को एक्सपेंड किया जाए तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है। तो अंदर वाला इन्वायरमेंट इतना कूल हो गया कि जब रेडिएशन गुजर के आयोनाइज करेगी अंदर के इन्वायरमेंट को, तो जिस जगह पे आयोनाइजेशन होगी वहाँ पे वेपर जमा होते जाएंगे, और वो रास्ता जो इस तरह ही है जिस तरह बर्फ़ जम गई है, फॉग आ गई है। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स लीव डेंस स्ट्रेट एंड कंटिन्यूस ट्रैक। तो अल्फ़ा पार्टिकल ये स्पेशल उसके लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बीटा पार्टिकल का जो रास्ता है वो थिन होता है और डिसकंटिन्यूस ट्रैक होता है। तो ये भी इसमें चीज़ें याद रखें। जिन जिन पॉइंट्स को मैं बता रहा हूँ, मसलन मैंने प्रिंसिपल बताया है, कब डिस्कवर हुआ ये बताया है। लास्ट पे जीएम काउंटर में से क्वेश्चन आया था। जीएम काउंटर में बेसिकली क्या होता है, जीएम काउंटर अल्फ़ा बीटा गैमा रेज इसकी जो है वो डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि दो हम इस्तेमाल करते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन के अलावा, गैसेस आप कह लें, एलिमेंट्स कह लें। एक इस्तेमाल होती है नोबल गैस, आर्गान या सम टाइम नियॉन, ज़्यादातर आर्गान में इस्तेमाल होती है। और ये मैं इधर कर भी देता हूँ, आर्गान और एथानॉल, 6% एथानॉल वेपर साथ इस्तेमाल होते हैं। एथानॉल का अल्टरनेट सम टाइम ब्रोमीन भी इस्तेमाल हो जाती है, ब्रोमीन क्लोरीन। अब होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि जब इसमें से गुज़रता है आयनाइजिंग रेडिएशन, जब गुज़रती है इस ट्यूब में से, तो वो क्या करती है, तो वो इसको आयोनाइज़ करती है आर्गान गैस को। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, जो आर्गान पॉजिटिव है वो कैथोड की तरफ चली जाती है।
तो ये आयोनाइजेशन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन हो उतनी इसका मतलब रेडिएशन गुजरी है। लेकिन अब ये आर्गन एटम जाके जब टकराएंगे तो उससे ज़्यादा पल्स पैदा होने का ख़तरा है। तो इसकी क्विंचिंग यानी इसको रोकने के लिए भी एक गैस इस्तेमाल होती है जो आमतौर पर ब्रोमीन या अल्कोहल के वेपर इस्तेमाल होते हैं। ये बस आपने इसमें से चीज़ें याद रखनी है। और पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कितना किया जाता है, 500 वोल्ट। और जो प्रेशर है अल्कोहल वेपर्स का या अंदर गैस का वो 1300 से 1600 पास्कल रखा जाता है। तो ज़्यादा पोर्शन आर्गान का होता है। ये पूरा प्रोसेस भी दिया गया है जो कि मैंने बुक को कंसल्ट किया, इसलिए बुक से हम चीज़ें। और ये जो इसकी कंस्ट्रक्शन में याद रखें कि रेडिएशन जो हैं वो ट्यूब के अंदर माइका मटेरियल है उस विंडो से अंदर को एंटर होती हैं। अब इसमें ये प्रोसेस बताया गया, अल्फ़ा बीटा और गैमा पार्टिकल एंटर द ट्यूब एंड स्ट्राइक द आर्गन एटम और उसको आयोनाइज करते हैं, जैसा कि मैंने सारा आपको बता दिया है सिंपली। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है सिर्फ उन पॉइंट्स को जिनको मैंने पॉइंट आउट किया। अब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में याद रखें कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कलेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये पहली लाइन में आप देख सकते हैं, इनको न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर होते हैं। ये सिंपल आप बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। डायामीटर की वैल्यू याद रखें, न्यूक्लियस की तकरीबन 10 की ताकत -14 है। और इसमें से जो है अगर एमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो वो किस शक्ल में होती है, गैमा रेस की शक्ल में न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियर ट्रांजिशन एंड देयर एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियस एज इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ये कुछ नहीं है इसमें से। न्यूक्लियर फोर्स कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि ये लिखा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो है वो इकट्ठा करके रखती है। जो बेसिक 4 फोर्सेस है नेचर की उनमें से एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता रहता है। किस वजह से, मीज़ोन पार्टिकल है उनके एक्सचेंज की वजह से। मीज़ोन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव मीज़ोन जिसके पास होगा वो प्रोटॉन कहलाएगा, जब प्रोटॉन दूसरे को दे देगा। और ये एक मॉडल है बाकायदा न्यूक्लियस का जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आपस में एक्सचेंज होती है न्यूक्लियन के दरमियान। अच्छा, उसके बाद वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियन को अलग करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। यानी जब न्यूक्लियन आपस में मिले हुए हैं तो जो एनर्जी खारिज हुई है वो बाइंडिंग एनर्जी है जिसने इनको जोड़ा हुआ है। आप उतनी ही एनर्जी इनको देंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो समझें ये बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू मास डिफेक्ट हुई है, मतलब इन तीनों का मास मिलकर ये जो न्यूक्लियस की शक्ल में है वो मास और इनका अलग अलग मास ऐड करें तो उसका थोड़ा फ़र्क आता है। क्यों आता है? वो जो मास का फ़र्क है वो एनर्जी की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी कैलकुलेटेड फ्रॉम मास डिफेक्ट, ये नीचे एक इसका न्यूमेरिकल भी है वो आप देख सकते हैं। मसलन प्रोटॉन का मास ये दिया गया है, न्यूट्रॉन का मास दिया गया है और हीलियम एटम का मास दिया गया है। तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर आप देखें तो और एटम का मास दिया हुआ है 4.00 और जो अलग अलग मास हमने कैलकुलेट किया वो इतना किया है। अब इन दोनों में फ़र्क देख लें। ये जो फ़र्क है ना, यही मास का डिफेक्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये फ़र्क आया है। इतने AMU मास का फ़र्क है मिलने की वजह से। यही MC² फार्मूले के ज़रिए बाइंडिंग एनर्जी बन जाता है डिफरेंस। तो ये नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टेबल और अनस्टेबल आइसोटॉप्स। अच्छा जी, मैस नंबर अगर 208 या 209 से ज़्यादा हो तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है, और 238 से ज़्यादा स्पॉन्टेनियस फिशन हो रही होती है, न्यूक्लियस टूट रहे होते हैं, तो 2 हिस्सों में टूटते हैं। तो ये स्टेबिलिटी का जो है वो मास नंबर के साथ क्या रिलेशन है।
और ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल इनमें से निकलते हैं। इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फिशन, जब कंप्लीट फिशन होती है तो न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाता है। अच्छा, अब ये वाली बात बड़ी अहम है, उधर आ सकती है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो का स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है। याद रखिए, एक से N/P रेशो 1 से लेकर 1.5 तक ये स्टेबिलिटी रेंज है। ये आप देख सकते हैं बेल्ट में, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हैं ये लाइन आ गई, और ये थोड़े न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गई ये लाइन आ गई, इनके दरमियान स्टेबिलिटी है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए रेशो या कम हो जाए तो फिर अनस्टेबिलिटी है। अगर कम हो जाए तो इसका मतलब है प्रोटॉन ज़्यादा है। देखना N/P, तो प्रोटॉन ज़्यादा है, तो प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो निकलेंगे। जबकि जब न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे तो फिर बैलेंस होगा काम, तो फिर बीटा पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रॉन जब टूटता है तो वो समझें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी बीटा पार्टिकल में चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो 1.5 से ज़्यादा हो तो फिर स्टेबल होने के लिए बीटा मिशन होती है, और अगर ये रेशो 1 से कम हो तो फिर अल्फ़ा मिशन होती है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें जो है वो पेपर में पूछी जाती हैं। उसके बाद ओल्ड इवन न्यूक्लियॉन, इनका तल्लुक क्या है स्टेबिलिटी के साथ। तो देखा ये गया है कि जो जिसमें न्यूट्रॉन नंबर भी ओड हो, प्रोटॉन भी ओड हो, वो सबसे कम स्टेबल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम स्टेबल है, सिर्फ 4 है। जबकि अगर मास नंबर भी इवन, न्यूट्रॉन नंबर भी इवन, प्रोटॉन नंबर भी इवन हो तो फिर वो 164 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो कि स्टेबल पाए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा रिलेशन याद रखें कि इवन मास, इवन एटॉमिक नंबर और इवन न्यूट्रॉन नंबर में बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेबिलिटी होती है। अब बाइंडिंग एनर्जी के मुतल्लिक बात सुनिए जो स्टेबिलिटी के साथ ताल्लुक है। बाइंडिंग एनर्जी में जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो ज़्यादातर लेस स्टेबल है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ये डेफिनेशन बाज़ औक़ात आ जाती होती है बाइंडिंग एनर्जी की, इसको आपने नोट कर लेना है, PDF फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी। अच्छा जी, अब ये बाइंडिंग एनर्जी की कर्व है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कर्व को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कर्व इस तरफ मास नंबर चल रहा है, तो मास नंबर बढ़ता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ रही है। एक ऐसा वक्त आता है जब मैक्सिमम हो जाती है, ये तकरीबन आयरन तक मैक्सिमम होती है, आयरन के बाद फिर कम होनी शुरू हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी। आयरन 56 उसका मास है, वहाँ तक मैक्सिमम होती है, तो उससे नीचे फिर कम। अब जहाँ पर ये मैक्सिमम रीजन है वो तकरीबन मास 30 से लेकर 120 तक का है, वो स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं, स्टेबल आइसोटॉप्स हैं 30 से लेकर 120 के दरमियान। तो ये उसके बाद कम होनी शुरू हो जाती है। जब ये बढ़ती है तो शुरू वाले न्यूक्लियाई जो हैं जिनका मास ज़्यादा है वो बहुत ही जो है वो लेस स्टेबल है। जबकि जिस वक्त ये मैक्सिमम हो जाती है बाइंडिंग एनर्जी तब न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का स्टेबिलिटी के साथ ये ताल्लुक है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। और रीजन भी याद कर लें कहाँ से कहाँ तक जो है वो स्टेबिलिटी जोन पाया जाता है। और शुरू वाले जो न्यूक्लियाई हैं अगर उनमें से हैवी न्यूक्लियाई हों, लाइक कार्बन है, कार्बन का मास आमतौर पे 12 होता है। कार्बन अगर 14 वाला ले लेना तो वो शुरू वाले एलिमेंट्स में आता है ना, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। एक होता है नॉर्मल आइसोटॉप जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 है, 12 और 6 पर डिवाइड करें 2, यानी 12 मास है उसका, 6 एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर देखें ना, ये वाली बात समझें, 12 में से 6 माइनस करें तो न्यूट्रॉन आ गए 6, तो ये समझे A माइनस जेड इज इक्वल टू N न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला है। अब प्रोटॉन भी 6 हैं, न्यूट्रॉन भी 6 हैं, तो बहुत अच्छी इसकी जो रेशो बनती है 1:1 की, N/Z की 1:1 रेशो बनती है, तो ये स्टेबल है। लेकिन अगर ये 14 हो गए तो ये बनते हैं फिर न्यूट्रॉन 8 बनते हैं, 14 में से 8 निकालें, 6 निकालें, तो ये 8/6 ये रेशो 1 से बढ़ जाती है,
वो उस सूरत में बाइंडिंग एनर्जी फिर इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी वो हैवी न्यूक्लियाई जिनकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो अनस्टेबल होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद काइनेटिक्स आ जाती है। काइनेटिक्स में से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे पहले रेडियो एक्टिव डिके जो है वो किस ऑर्डर को फॉलो करती है। दो बातें इसके बारे में याद रखना है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनकी रेडियो एक्टिविटी का तल्लक टेम्परेचर प्रेशर के साथ नहीं है। उसके बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो हैं वो यूनी मालिक्यूलर रिएक्शंस हैं, एक वक्त में एक मालिक्यूल जो है वो वन एटम ब्रेक्स डाउन टू गिव वन और मोर न्यूक्लियाई। और ये काइनेटिक्स कौन सी फॉलो करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। ये जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की निशानी है कि इसका जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल टू इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये देख सकते हैं फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का। तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सेम वट एवर द ओरिजिनल मास में बी। हाफ ऑफ रेडियम 1600, रेडियम का जो हाफ लाइफ है वो 1600 साल है, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हर 1600 साल के बाद आधे रह जाते हैं। और यूरेनियम का जो ये वाला जो सही नहीं लिखा हुआ 7.110 रेज पावर 6, यानी 7 710 मिलियन साल बनता है। अच्छा, एक ये फार्मूला एवरेज लाइफ का भी आ जाता होता है। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू लेमडा 1/k के इक्वल होता है, और अगर इसको हाफ लाइफ के साथ जोड़ें तो 1.44 इंटू हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब है कोई न्यूक्लियाई पहले डिसइंटीग्रेट हो गया, कोई बाद में हुआ, तो उन सब की जो एवरेज लाइफ क्या है इसका फार्मूला आ जाता होता है। उसके बाद यूनिट ऑफ एक्टिविटी, क्यूरी इसका यूनिट है रेडियो एक्टिव डिके मटेरियल का, और 1 क्यूरी किसके बराबर है, यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज क्यूरी, क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल गिव्स इतनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आए तो वो 1 क्यूरी के इक्वल होगी। तो ये क्यूरी इसका यूनिट है, याद रखिएगा। उसके बाद नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, जिसमें अल्फ़ा बीटा गैमा रेज नेचुरली निकलती हैं और इसकी कुछ सीरीज़ पाई जाती हैं। 4n, उस सीरीज़ को कहते हैं 4n सीरीज़, 4n+1 सीरीज़, 4n+2 सीरीज़, 4n+3 सीरीज़। इसका मतलब है n से मुराद कोई भी नंबर जब जितने पूरी सीरीज़ के अंदर जितने एलिमेंट बन रहे हैं उनका मैथ 4 पे डिवाइड हो रहा हो तो उसको 4n सीरीज़ कहते हैं, और जितने एलिमेंट बन रहे हैं उनका मैथ 4 पे डिवाइड होने के बाद एक नंबर ज़्यादा आए तो उसको 4n+1 सीरीज़ कहते हैं। अगर 2 नंबर ज़्यादा हैं 4n+2 और 3 आए तो 4n+3। अच्छा, ये रेडियम किस में जाता है, ये कुछ मैंने 2 एग्जांपल लिखी हैं, ये भी आ जाती होती है पेपर में। रेडियम रेडॉन में जाता है बाय अल्फ़ा मिशन। इसी तरह यूरेनियम जो है वो 92 और 236 वो पहले जाता है थोरियम में अल्फ़ा पार्टिकल की इमिशन से, थोरियम जाता है प्रोटेक्टेनियम में बीटा पार्टिकल की इमिशन से, फिर प्रोटेक्टेनियम जो है वो यूरेनियम में जा सकता है 232 में बाय बीटा पार्टिकल एमिशन। ये भी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, इसलिए ये भी याद रखनी है। अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन में न्यू एलिमेंट जो बनते हैं उनका मैस 4 कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली क्या है, हीलियम के न्यूक्लियाई 4-2 जिनका मैस 4 और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो जब कोई एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा इसका मतलब वो 2 प्रोटॉन कम कर रहा है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अपने अंदर से 4 कम कर रहा है, तो उसका मैस 4 यूनिट कम होगा और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट कम होगा। जबकि बीटा पार्टिकल में मैस का कोई फ़र्क नहीं होता, एटॉमिक नंबर -1 है, यानी उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 ज़्यादा हो जाता है। मसलन मैंने इधर एग्जांपल आपको दी है, ये थोरियम देखे एटॉमिक नंबर 90 है, नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर होता है, और प्रोटेक्टेनियम में 91 हो गया बीटा पार्टिकल की इमिशन से। तो बीटा पार्टिकल की इमिशन से 1 एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और अल्फ़ा पार्टिकल में 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाते हैं। ये कुछ सीरीज़ हैं, 4n सीरीज़, 4n, ये सारी याद नहीं, बस आपको ये पता हो ये शुरू कहाँ से होती है। थोरियम से शुरू हो रही है, नेपच्यूनियम से शुरू हो रही है 4n+1,
उसके बाद यूरेनियम सीरीज़ 4n+2, क्योंकि यूरेनियम के दो आइसोटॉप है, 235 मास वाला, 238 वाला, तो ज़्यादातर 238 वाला टूटता है। और 4n+3 सीरीज़ यूरेनियम 235 से शुरू हो रही है। तो इनके हाफ़ लाइफ वगैरह शुरू वाले 2-3 एलिमेंट्स के याद रखें, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सीरीज़ सारी एंड किस पे होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेड पे। ये देखें इधर भी लेड, फिर ये बिस्मत पे एंड हो रही है। इसी तरह 4n वाली सीरीज़ जो है वो भी लेड पे एंड हो रही है। तो ये आपको पता हो स्टार्ट कहाँ से होती है, एंड किस पे होती है, और शुरू वाले जो 1-2 एलिमेंट हैं 3, उनका हाफ़ लाइफ आपको इस सीरीज़ में से आना चाहिए। पूरी सीरीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम रेडियो एक्टिव डिके शो करते हैं, उन्हें कहते हैं जो सीरीज़ न्यूक्लियर सीरीज़। अच्छा जी, अब न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, जो हम खुद बम्बार्डमेंट से एक न्यूक्लियाई को दूसरे में चेंज करते हैं, इसको रदरफोर्ड ने रिपोर्ट किया था कि अल्फ़ा पार्टिकल को अगर नाइट्रोजन पे करें तो ये ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैस 4 बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 बढ़ जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन पे करेंगे, नाइट्रोजन का मैस होता है 14, तो 4 अल्फ़ा पार्टिकल शामिल हो गया 18, इस तरह एटॉमिक नंबर 7+2 9 हो गया। तो ये एक ऐसा न्यूक्लियर बन गया जो हैवी है, फौरी तौर पर वो कोई ना कोई रेडिएशन निकालेगा। समझे उसने प्रोटॉन निकाला और ख़ुद वो ऑक्सीजन के आइसोटॉप में बदल गया। इस तरह बोरोन को अगर आप करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल से तो वो नाइट्रोजन में बदलेगा, न्यूट्रॉन निकालेगा। इस तरह नाइट्रोजन 13 कार्बन 13 में बदलेगा, और पॉजिट्रॉन, ये बीटा पार्टिकल, ये पॉजिट्रॉन है। इसी तरह एलुमिनियम पर जब आप करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट, तो अच्छा इसमें जो चीज़ पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी बम्बार्डमेंट से कौन सा आगे फर्दर पार्टिकल निकल सकता है। तो अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट से ज़्यादातर चांस होते हैं न्यूट्रॉन एमिट होगा, न्यूट्रॉन एमिट होगा। और अगर आप बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करें या गैमा रेज दें तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल निकल सकता है। तो इसको आप किसी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं कि किससे क्या निकलता है। तो इसे सारी को कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो जनरल नोटेशन न्यूक्लियर रिएक्शन की हम ये करते हैं, T फॉर टारगेट एटम, P फॉर प्रोडक्ट, B फॉर बम्बार्डिंग पार्टिकल, और E फॉर एजेक्टेड पार्टिकल। यानी B जो आपने दिया है बम्बार्डेड, E इजेक्ट कौन सा हुआ है पार्टिकल। ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन दिए गए हैं। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का रिएक्शन है, चैडविक ने जो किया था। उसके बाद ये नाइट्रोजन पर, इसके बाद ये ब्रीलियम पर गैमा रेज़ निकाली। तो गैमा रेज़ बम्बार्डमेंट करने से, अल्फ़ा बम्बार्डमेंट करने से, और प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट से, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से क्या क्या निकल रहा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्फ़ा से ज़्यादातर न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब न्यूक्लियर फिशन क्या है? न्यूक्लियर फिशन है जब यूरेनियम के पार्टिकल्स को, यूरेनियम के जो न्यूक्लियाई को न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट की जाती है तो वो फर्दर 2 न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और 7 गैमा रेज़ की शक्ल में बहुत एनर्जी निकलती है। ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, मज़ीद यूरेनियम के एटम पे बम्बार्डमेंट करते हैं, और उनको भी 2-2 में तोड़ते हैं, उनके डॉटर न्यूक्लियाई में तोड़ते हैं, और न्यूट्रॉन निकालते हैं। अब 3 की बजाय 1, 3 जिस पे जाएंगे तो हर एक से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 9 हो जाएंगे। इस तरह ये रिएक्शन फैलता ही जाता है। तो सारे जो यूरेनियम एटम है वो टूट जाते हैं, उन्हें कहते हैं फिशन। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। इस फिशन प्रोसेस में मेन काम ये जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि एक फिशन के नतीजे में न्यूट्रॉन कितने निकलते हैं, तो वो 3 है। और जो न्यूक्लियाई बनते हैं वो डॉटर न्यूक्लियाई हैं। और वो कौन से होते हैं, ज़्यादातर ये बात पूछी जाती है। उनमें से एक नोबल गैस होती है, याद रखिएगा। इससे का भी मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने वो कर लेना है किसी भी बुक से कि नोबल गैस होती है। यूरेनियम 92 है ना, तो 92 से 36 वाली नोबल गैस और 56 वाला एलिमेंट जो कि सेकंड ग्रुप का कार्बन होगा वो बनेगा, सेकंड ए ग्रुप का। यानी ब्रीलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम बन सकता है साथ। और अगर नोबल गैस आप 54 वाली ले लें तो इधर से 38 वाला एलिमेंट मज़ीद बनेगा। तो ये एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट बन जाएंगे यूरेनियम से। अगर आप इसकी फिशन करें तो एलिमेंट्स की जो है वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा नहीं, अब इसमें जो मास इफेक्ट पैदा होता है ना,
वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। मास इफेक्ट, अगर 1 ग्राम मास जो है वो कम्प्लीटली 1 ग्राम यूरेनियम टूटे ना, फिशन हो, तो वो इतनी एनर्जी में कन्वर्ट होगा जो कि बहुत ज़्यादा है। हम फॉसल फ्यूल वगैरह को जलाएं तो वो उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो अब ये वाला जो फिशन प्रोसेस है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होता है। ये एनर्जी देख लें कितनी एनर्जी जो है वो 1 ग्राम से मिलती है। 1 ग्राम कार्बन को जलाएं तो 34 किलो जॉल एनर्जी मिलती है। तो अंदाज़ा करें ये कितनी है, ये तकरीबन 90 बिलियन बनती है, 90 बिलियन किलो जॉल। तो कितने लाख किलो कार्बन कोयला जलाना पड़ेगा हमें। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? स्मॉल न्यूक्लियाई, जिस वक्त मसलन ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, ड्यूट्रियम, इनको मिलाया हमने, कुछ एनर्जी दी, तो वो हीलियम के न्यूक्लियाई में चेंज हो गए और साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली। जब आप फ्यूज़ करते हैं छोटे न्यूक्लियाई को तो फिर उससे एनर्जी निकलती है, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। सन वगैरह स्टार के अंदर यही प्रोसेस हो रहा है। हाइड्रोजन सिंपल एलिमेंट है, ये हीलियम में चेंज हो रही है, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर इनिशियली बहुत ज़्यादा हमें चाहिए। तो इन्हें कहते हैं फ्यूजन को थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जो दो का मैस है, दो इकट्ठे हुए तो मैस 4.0325 बन गया। तो एटॉमिक वेट अगर इकट्ठे होने के बाद देखा तो वो इतना है। तो इनका जो फ़र्क होता है ना, वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट होता है इनका जो फ़र्क है ये। तो टेम्परेचर जो है अब ये सारा जो कि आपको पता है स्टार्स वगैरह में हो रहा है प्रोसेस, तो टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री है सन का, अंदर का कोर का टेम्परेचर। बाहर वाला तो 5500 है ना डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन रेडियो आइसोटॉप ट्रेसर्स वगैरह। हम मुख्तलिफ़ बीमारियों को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी इसमें पेपर में बहुत सवाल आता है। ये किसी किताब से आप सिर्फ उनके नाम वगैरह पढ़ लें, कुछ का मैंने इधर जिक्र कर दिया है। तो आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड, गॉइटर वगैरह को करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह फास्फोरस और नाइट्रोजन एग्रीकल्चर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है क्रॉप्स की, उसके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर आपने हाइड्रोलिसिस, कोई भी केमिकल प्रोसेस देखना हो लाइक हाइड्रोलिसिस, तो ऑक्सीजन का आइसोटॉप इस्तेमाल करते हैं कि ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। मसलन ये एक हाइड्रोलिसिस का एस्टर की प्रोसेस है। इसमें जो वाटर आपने ऑक्सीजन 18 वाला इस्तेमाल किया और ये देखा कि इस जो एसिड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन वो एस्टर वाली है या अल्कोहल वाली है, मतलब 18 वाली ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, ये आपने देखा है। तो द प्रेजेंस ऑफ O18 is found in acetic acid, showing that ethoxy group has been replaced by OH group and not ethyl group. इससे मैकेनिज्म समझ आता है कि OH ग्रुप ने इस पूरे को रिप्लेस किया है, ना कि C2H5 ने रिप्लेस हुआ है H से। तो मैकेनिज़्म समझने के लिए इस्तेमाल होती है O18। बस आपने सिर्फ इनका यूज़ करना है किस चीज़ में कौन सा रेडियो आइसोटॉप इस्तेमाल होता है। इसी तरह रेडिएशन थेरापी में कोबाल्ट 60 कैंसर की थेरापी के लिए इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट 60। इसी तरह रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए कार्बन 14 इस्तेमाल होता है, यानी जिससे किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट की एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और इसकी जो हाफ़ लाइफ है तकरीबन यहाँ पे 4500 साल है। वैसे जो अथेंटिक बुक्स में और बुक्स में तकरीबन ये 5800 साल गिनी जाती है कार्बन 14 की ये। अच्छा जी, उसके बाद पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। गैमा रेज आर यूज टू रिड्यूस टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट फॉर मैनी केमिकल, यानी गैमा रेज देकर बहुत सारे ऐसे रिएक्शन करवाए जा सकते हैं जिनके लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। लाइक पॉलीथीन बनाना हो तो वो गैमा रेज से बनाया जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस इससे किया जा सकता है। फूड प्रिजर्वेटिव के लिए
का प्रोसेस जो है वो इससे किया जा सकता है। तो इसी तरह कोबाल्ट 60 गैमा मीटर है, कोबाल्ट 60 गैमा मीटर है, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं थिकनेस गैज वगैरह के लिए। तो ये आपने इस तरह करना है, जो आपके पास कोई इनऑर्गेनिक की बुक हो, आपने उसमें से आइसोटॉप्स को इकट्ठा कर लेना है कि कौन सा आइसोटॉप किस काम आता है। तो ज़्यादा चांस, एक आध सवाल आने के चांस इस पोर्शन में से हैं। तो ये मेरा मकसद लेक्चर का आपको पढ़ने के लिए गाइड करना है। तो अब न्यूक्लियर रिएक्टर का जो प्रिंसिपल है वो फिशन है, याद रखिएगा। ये सवाल इसमें से आता है कि किस प्रिंसिपल काम करता है। फिशनेबल मटेरियल को इस्तेमाल करता है। और उसके बाद इसकी टाइप्स है, ये लाइट वाटर रिएक्टर है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। तो प्रिंसिपल इसका है न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जो होता है ना, यूरेनियम 235 इस्तेमाल हो जाता है, जो आपका लाइटर आइसोटॉप है यूरेनियम का, वो एज फ्यूल इस्तेमाल होता है। उसके बाद मॉडरेटर इसमें, क्योंकि आपको इसके प्रिंसिपल का आइडिया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में चूँकि फिशन ही होनी है सारी, तो फिशन में जब न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो न्यूट्रॉन को अब्ज़ॉर्ब करने वाला कौन सा मटेरियल है। अच्छा, ग्रेफाइट को एज मॉडरेटर इस्तेमाल करते हैं। हैवी वाटर भी एज मॉडरेटर इस्तेमाल का होता है, जो कि कंट्रोल करेगा न्यूट्रॉन को। उसके बाद कूलेंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली, उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट जो है वो कौन सा इस्तेमाल होता है, और उसमें लिक्विड सोडियम है, लिक्विड अलाई ऑफ सोडियम, और इसके अलावा पोटाशियम, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कंट्रोल रॉड्स, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को ये, बल्कि मैं मेरे ख्याल ऊपर कह गया हूँ, ये कंट्रोल रॉड्स का मेन काम होता है न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना। तो ये पेपर में अक्सर आए हुए हैं, बोरॉन और कैडमियम के रॉड्स इस्तेमाल होते हैं इस काम के लिए, ताकि एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को वो कंट्रोल करे और फिशन प्रोसेस जो है वो एकदम ना हो सके, बल्कि चेन की शक्ल में हो, चेन रिएक्शन हो जाए। मतलब 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 की बजाय ना 1 से 1 एक लाइन में रिएक्शन होता जाए, जो बाकी न्यूट्रॉन है उसको कंट्रोल रॉड अब्जॉर्ब कर ले। चार्ज मशीन रिएक्टर को इस्तेमाल होती है चलाने के लिए। तो इसमें कोई बात इतनी ख़ास नहीं पूछते, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल पावर से चलती है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टिव स्क्रीन, ड्यूरिंग फिशन प्रोसेस हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएटिव प्रोड्यूस, इज देयरफॉर नेसेसरी टू शील्ड द रिएक्टर टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ इट। तो रेडिएशन सारी बात निकलती हैं, तो उसके लिए कंक्रीट की शील्ड, 8 फुट जो है वो मोटी शील्ड कंक्रीट की, जो रेडिएशन को अब्सॉर्ब करे, ये इसका डिज़ाइन है। हॉट गैस, ये देखें यहाँ पर हो रहा है रिएक्शन, यहाँ से हॉट गैसेज आई, वो इसके अंदर हीट एक्सचेंजर के अंदर मूव करती हैं। यहाँ पानी है, वो स्टीम में बदला, और यहाँ से स्टीम इधर गई, टरबाइन चली, और ये जनरेटर चला। स्टीम होती है, हीट एनर्जी होती है उसके अंदर, तो वो समझे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर टरबाइन को चलाती है। उससे टरबाइन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में घूमना वायर्स का, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो फिर स्टीम इनको चला के कंडेंसर से अपनी दोबारा हीट लेने चली जाती है, मतलब पानी दोबारा इधर आता है हीट लेके, इस तरह ये प्रोसेस होता रहता है। तो मेन काम है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है न्यूक्लियर रिएक्टर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मैंने पॉइंट बताया है। तो ये है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के वो पॉइंट्स जो आम तौर पर उधर पूछे जाते हैं। आप किसी भी बुक से कर लें, ये मैं फ़ाइल आपको एक्सटेंड कर दूँगा। शुक्रिया।